हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सीजल 2024 के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स। और इसके पहले हमने डिस्कस किया है 16 टेस्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये टेस्ट नंबर 17th आज हम सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आएँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि आप इस टेस्ट को साथ ही साथ सॉल्व करते चलिए और आपका जो भी स्कोर आता है आप अंत में उसको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर डालिए, ताकि आपका एक कम्पिटिटिवनेस हो और जब आप दूसरों को देखेंगे कि आपसे बेहतर कर रहे हैं तो आपको और अच्छा करने की एक ललक उठेगी, आपको और एक बेहतर करने का थॉट आएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई जजमेंटल होगा, जस्ट शेयर योर स्कोर्स एंड डू बेटर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्ज़ाम। इसके पहले मैंने कई सारी वीडियोज़ में मैंने बताया कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें से ही एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब ऐसा फॉर्मेट होता है हैड मुकेश, तो एक फॉर्मेट होता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हैड मुकेश वर्क हार्ड नहीं होगा, हैड मुकेश वर्कड हार्ड, ठीक है, WORKED, ठीक है। हैड मुकेश वर्कड हार्ड ही वुड हैव, इसके बाद में जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो, यानी कि वुड एंड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। एंड 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें से एक का ये फॉर्मेट होता है, ठीक। हैड मुकेश वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैली ऑफ कदीशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट। देखो कहाँ पे मिस्टेक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या मिस्टेक है, यहाँ पे बात की जा रही है माइटी रिवर, तो रिवर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी, एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर इज बी। यहाँ पे फ्लो ना होकर के फ्लोज होगा, ठीक है, लास्ट में एस जोड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए फ्लोज होगा, ठीक। इन द वैली ऑफ कदीशा वेयर द माइटी रिवर फ्लोज टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। किस पार्ट में मिस्टेक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, तो ऑल क्या है, ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे प्लूरल्स हैं, ठीक है। तो अगर प्लूरल है तो क्वेरी के लिए क्या होगा, क्वेरीज होगा, ठीक है, QUERIES, ठीक है, क्वेरीज। सो ऑल क्वेरीज will be answered by the chief instructor, okay, so right answer is option A। next आते हैं हम fill in the blanks में। question is like that, I blank space you to be home by 8 o'clock। तो जैसे हम बोलते हैं आई, वो चाहता है, जो पर्सन है जो ये बोल रहा है वो चाहता है कि तुम घर 8 बजे तक आ जाओ, तो आई क्या होगा, क्या आई एक्सेप्ट होगा, स्वीकार करना राइट सेंस नहीं बैठता है यहाँ पे। एस्पेक्ट तो एक पक्ष होता है, वो भी यहाँ पे सही नहीं बैठेगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके बजाय, एक्सेप्शन जो होता है ना, अपवाद, तो वो यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सपेक्ट। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम 8 बजे तक घर पे रहोगे, ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिशन वॉज लेडीज़। एडमिशन किसके लिए, लेडीज़ के लिए क्या था, तो क्या वो लिमिटेड ऑफ, नहीं, लिमिटेड ऑफ का तो यूज़ ही गलत है, ठीक है, लिमिटेड ऑफ होगा नहीं। रिस्ट्रिक्टेड बाय, रिस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड बाय, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड बाय का मतलब हो जाएगा कि जो एडमिशन था उसको लेडीज़ द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया था, रोका गया था, बट दिस इज़ नॉट द राइट सेंस हियर। यहाँ पे है कि एडमिशन सिर्फ लेडीज़ के लिए ही था, ये सेंस राइट है, एंड दैट इज़ वाई उसके लिए यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही वो चीज़ बनी हुई है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड टू, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई एक प्लेस है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल ना करके, मान लो मैं ऐसे समझ लो कि आप प्रिजन है, ठीक है, जेल है, सो वहाँ पे आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो कि प्रिजन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू क्रिमिनल्स,
ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ क्रिमिनल ही जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्टेड टू का यूज़ कैसे होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल कम। अब लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन, तो पहले तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इतना अगर आपको पता है कि पहले अफर्मेटिव लग गया बट बाद में इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, तो ये कैसा सेंटेंस होगा, ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, यू विल कम, और फ्यूचर वाला जो क्वेश्चन टैग होता है उसका फॉर्मेट होता है वोंट यू, तुम आओगे, ठीक है। इसका सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हुआ यू विल कम, यानी कि तुम आओगे। फिर क्वेश्चन टैग लग गया, क्या नहीं आओगे, ऐसे बोलते हैं ना, तुम आओगे कल, क्या नहीं आओगे, तो ये क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट होता है। सो यू विल कम, वोंट यू, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, विच वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी कि हमें सिनोनिम की बात करनी है। तो सपल, सपल का सिनोनिम क्या होगा, हार्ड, राउंड, रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लेक्सिबल। सपल का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल, किसी कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से बेंड की जा सके, उसको आसानी से मोड़ा जा सके, तो वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। हार्ड, राउंड, रिजिड, ये सारी चीज़ें एक राउंड तो चलो ठीक है गोलाकार हो गया, बट वो सपल का सिनोनिम नहीं है। बाकी रिजिड का मतलब आपको पता है, टफ, एंड हार्ड का भी मतलब आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबमिसिव। सबमिसिव का हमें सिनोनिम बताना है। सबमिसिव का सिनोनिम क्या होगा, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, स्टबर्न या फिर डोसाइल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सबमिसिव का क्या मतलब होता है। तो सबमिसिव का मतलब होता है बहुत विनम्र आदमी, या फिर जिसको हम बोलते हैं ना तब्बू आदमी, है ना, आसानी से बात मान ले किसी की, तो वो सबमिसिव होता है। अब इसके लिए मिलता जुलता शब्द क्या होगा, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का भी मतलब होता है अटल, जो अपनी जगह पे अड़ा रहे, तो वो भी नहीं होगा। स्टबर्न, स्टबर्न का भी मतलब होता है ज़िद्दी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डोसाइल। डोसाइल का भी मतलब होता है विनम्र, ठीक है, बहुत ही सीधा साधा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं ऑपोजिट्स की, ठीक है, यानी कि एंटोनिम्स की हम बात करेंगे। वर्ड इज जक्स्टापोजिशन, ठीक है। जैसे अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। जक्स्टापोजिशन, इसके ऑप्शंस में क्या क्या है, रिमोटनेस, सेपरेशन, टर्मिनेशन या फिर प्रॉक्सिमिटी, क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ जक्स्टापोजिशन होता क्या है। तो जैसे जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है जब किसी दो चीज़ को एक साथ रख के जब उनमें कंपैरिजन किया जाता है, पास पास में रख के जब उनमें कंपैरिजन किया जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को जक्स्टापोजिशन बोलता है। लास्ट में किसी भी वर्ड के अगर TION लगा हो तो वो ऑलवेज नाउन होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो जक्स्टापोजिशन है, जैसे आपने ये एक्चुअल में एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं ना, और हिंदी में भी उपमा अलंकार होता है, वैसे ही इंग्लिश में होता है जक्स्टापोजिशन, और वही होता है उपमा, ठीक है। तो उपमा दी जाती है ना, एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा, सेपरेशन का क्या मतलब होता है, अलगाव करना, अलग करना, तो यहाँ पे तो पास में रख के उसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। टर्मिनेशन क्या होता है, तो आपने शब्द सुना होगा टर्मिनेट, यानी कि किसी चीज़ को टर्मिनेट कर देना, बंद कर देना, रोक देना, ख़त्म कर देना। यही इसी टर्मिनेट से ही शब्द बना था टर्मिनेटर, जो आपने मूवी देखी होगी, हॉलीवुड में एक एक्टर हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनकी एक मूवी है ना टर्मिनेटर सीरीज़ पूरी। तो टर्मिनेशन, लास्ट में TION है, ये भी नाउन है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी का भी मतलब होता है आसपास, नज़दीकी, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिमोटनेस। आपने सुना होगा कि कोई एक जैसे न्यूज़ में रहता है ना कि रिमोट एरियाज़ में भी अब क्या है, नेटवर्क एक्सेसिबल है। तो रिमोट एरियाज़ मतलब जो बहुत दूर है, बहुत पृथक पृथक है, बहुत ज़्यादा दूर पे है, ठीक है। सो जक्स्टापोजिशन, जहाँ पे एक साथ एक पास में रख के कंपैरिजन करने की बात की जा रही है, उसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, दूर दूर, ठीक है, रिमोटनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेस्टन। हेस्टन का क्या मतलब होता है, जल्दबाजी करना। अब इसका ऑपोजिट देख लेते हैं, क्या होगा, लैक होगा, 1 मिनट, ओके, लैक होगा या ऑब्स्ट्रक्ट होगा, इंस्ट्रक्ट होगा या स्लो होगा। देखो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि पहली बात तो हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तो लैक का मतलब होता है कोई चीज़ की कमी, ये तो होगा नहीं।
इंस्ट्रक्ट क्या होता है? इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। अब दो ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज होंगे, ऑब्स्ट्रक्ट में और स्लो में। तो स्लो का मतलब होता है धीरे और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो धीरे तो कोई प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, बट वो धीरे धीरे चल रही है, मतलब वो धीरे धीरे है, भले ही वो धीरे धीरे है बट वो चल रही है। बट यहाँ पे हेस्टन जब होता है, हेस्टन का मतलब है कि कोई चीज़ चल रही है बट उसको उसमें इंटरफेरेंस करके उसको और जल्दीबाजी कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट होगा, यानी कि कोई चीज़ चल रही है उसमें रुकावट पैदा कर दी गई, जल्दीबाजी नहीं की गई, उसको करने में जल्दबाजी नहीं की गई बट उसमें रुकावट ही पैदा कर दी गई। तो एक तरफ तो उसको जल्दी कंप्लीट करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जस्ट उसका अपोजिट, उसको कंप्लीटली रोक देना। तो राइट अपोजिट जो इसका होगा वो होगा ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, ना कि स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है किसकी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है। तो मेंटेनेबल, जिसको मेंटेन किया जा सके, इंग्रेडिएंट्स, सस्टेनेबल या फिर करस्पॉन्डेंस। तो किस की स्पेलिंग मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या मिस्टेक है? मेंटेनेबल क्या होता है? जिसको मेंटेन किया जा सके। करस्पॉन्डेंस इसका मतलब होता है पत्राचार, है ना। सस्टेनेबल तो आपने सुना होगा SDGs, है ना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो सस्टेनेबल क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर सके। इंग्रेडिएंट्स, यही भी स्पेलिंग गलत है, इसमें GRE आएगा, ठीक है, INGREDIENTS। तो इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि उनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलके वो बना हुआ है, उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल सी इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन इज दीज स्लोगन्स आर कॉमनली वॉइस्ड बाय दोज हु हैव सम पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड। अच्छा, एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस देखते हैं। पर्सनल एंड टू सर्व, नो सेंस, नो वर्क टू डू, नो प्रॉपर्टी। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पर्सनल एंड टू सर्व। अब वो कैसे? देखो, तो अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे, दी स्लोगन्स आर कॉमनली वॉइस्ड बाय दोस्त, तो ये स्लोगन्स ऐसे लोगों के द्वारा दिया जा रहा है जो कि अपना हु हैव सम पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, यानी कि एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना काम करना, पर्सनल काम बना लेना। जैसे हम बोलते हैं ना, इसको ऐसे समझो कि मान लो 10 पेड़ हैं, ठीक है, अब 5 लोग हैं, अब पाँचों लोग आपस में कह रहे हैं कि भाई दो दो सभी लोग काटेंगे, तो एक के हिस्से में दो दो आएगा, ठीक है। बट अब उसमें लड़ाई हो गई, कोई कह रहा 3, कोई कह रहा मैं नहीं 3 काटूंगा, कोई कह रहा मैं 5 काटूंगा, कोई कह रहा मैं अकेले 10 काट लूँगा। उनमें हो गई लड़ाई, बट उनमें कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो बोला कि चलो ठीक है, तुम लड़ते रहो, मैं पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करूँ, जब तक तुम लड़ते रहोगे मैं अपना काट कूट के निकल जाऊँगा, ठीक है। तो एक्स टू ग्राइंड का मतलब कि वो अपना लाभ देख रहा है, तुम लड़ाई करते रहो, वो अपना लाभ देखेगा, अपना काम निपटाएगा और चला जाएगा। सो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, यानी कि जो अपना लाभ है उनका वो पॉलिटिकल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कलीग मेड हिज मार्क एज अ लॉयर एट एन अर्ली एज। तो इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शंस हैं, सिक्योर्ड गुड मार्क्स, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, क्रिएटेड अ वैकेंसी या फिर डिजायर्ड टू बी। मेड हिज मार्क, अपना मार्क बनाना, इसका मतलब होता है अपनी एक पहचान बनाना, ठीक है। मेड हिज मार्क, तो उनका ये जो सेंटेंस है कह रहा है कि माई कलीग मेड हिज मार्क, मतलब मेरे कलीग ने एक बहुत अर्ली एज में अपना एज अ लॉयर अपनी पहचान बना ली। तो मेड अ मार्क का मतलब होता है, मेड हिज मार्क का मतलब होता है अपनी पहचान बनाना। तो अपनी पहचान बनाने का मतलब हुआ, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब होता है? प्रतिष्ठित होना, है ना, फेमस होना, प्रतिष्ठित व्यक्ति होना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम फॉर दिस समिट। ये तो बहुत ईजी है, बर्निंग प्रॉब्लम आपने सुना भी होगा कि दीज डेज क्लाइमेट चेंज इज़ अ बर्निंग इशू। बर्निंग इशू मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पे बिल्डिंग जल रही है, तो सबसे, अब मान लो कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई, अब आसपास मार्केट चल रही है, तो उस मार्केट में कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं भैया पहले हम अपनी दुकानदारी करेंगे, आग तो बाद में बुझाई जाएगी। क्या करते हैं, सबसे पहले आग बुझाई जाती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में आग लगी हुई है तो दैट बिकम्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सो द बर्निंग प्रॉब्लम, ओके, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक अर्जेंट और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है, योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शंस आर योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग, योर हेयर नीड्स कटिंग रियल बैड, बैडली योर हेयर नीड्स कटिंग एंड नो इम्प्रूवमेंट। क्या उत्तर होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग। अच्छा, अगर जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, तो इसका जो हिंदी में एक लिटरल सेंस आता है उसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से काटने की ज़रूरत है तुम्हारे बालों को, जो कि एक इररिलेवेंट सी चीज़ है। बट जब हम बोलते हैं कि मान लो किसी के बहुत ज़्यादा बाल बढ़ जाए, तो जब कहीं पे बहुत बहुत आवश्यक चीज़ की बात की जाती है कि आई बैडली नीड दिस थिंग, तो उसका मतलब होता है कि मुझे अवश्य चाहिए, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो यहाँ पे मतलब है कि बहुत ज़रूरत है तुम्हारे बालों को काटने की, ठीक है, तुम्हारे बाल कटने चाहिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई बैडली नीड दिस बुक, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पुस्तक की। सो उसी सेंस में योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग, ना कि नीड्स कटिंग बैडली, ठीक है। बैडली कट करने का मतलब कि बहुत बुरी तरीके से काटना, तो वो अलग सेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे स्पेंट मेनी आइडियली आवर्स जस्ट सिटिंग इन द सन। तो सूर्य के नीचे बैठ के और वो अपने कई सारे घंटे आइडियली बिता दिए, तो खाली तो बैठे थे, तो आइडियल कैसे हो गया वो? तो आइडियल का तो मतलब होता है ना बहुत आदर्शवादी, और अगर संबात ले रहा है कोई और 3-3 4-4 घंटे बैठा हुआ है, तो वो कोई आइडियल स्पेंडिंग नहीं है ना, वो तो बस टाइम पास हो रहा है और एक आलस की तरह है। सो इम्प्रूवमेंट क्या होगा? दे स्पेंड मेनी आइडियली आवर्स की जगह पे होगा क्या? आइडली आवर्स, या फिर आइडल आवर्स, या फिर आइडियली आर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। आइडियली आर तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आइडियली एक अच्छा शब्द है और यहाँ पे आलस की बात चल रही है। तो क्या हो सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आइडल आवर्स। आइडल क्या होता है? आइडल का मतलब ही होता है शब्द का कि एकदम इनएक्टिव। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति है दिन भर आइडल पड़ा हुआ, आइडल पड़ा हुआ है कि मतलब एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ, आलसी बन के पड़ा हुआ, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, एकदम इनएक्टिव है। सो दे स्पेंड मेनी आइडल आवर्स जस्ट सिटिंग इन द सन, है ना। उन्होंने अपना बहुत सारा समय जो है सिर्फ सूर्य में आइडल आवर्स, समझ रहे ना, बिना कुछ किए समय बिता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ओनली ही कैन स्विम, लास्ट में लगा हुआ है क्या? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें से एक सेंस निकल के आता है कि थोड़ा सा वो लेमेंटेशन हो रहा है, कि जैसे ऐसा नहीं लग रहा है आपको, कह रहा है कि काश वो स्विम कर पाता या काश वो तैर पाता। तो यहाँ पे एक पास्ट की बात की जा रही है, तो वहाँ पे पास्ट के यूज़ के लिए क्या यूज़ होगा? विल यूज़ होगा, कुड यूज़ होगा, वुड होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इफ़ ओनली ही कुड स्विम, अगर वो तैर पाता तो वो बच जाता, ऐसे समझो ना। इफ़ ओनली ही कुड स्विम, तो कैन की जगह पे क्या होगा? कुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करनी है, ठीक है। तो सेंटेंस इज समथिंग इम्पॉसिबल टू बिलीव, ऐसी कोई चीज़ जिस पे भरोसा ना किया जा सके, अविश्वसनीय। तो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? एडिबल, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, या फिर क्रेडुलस। तो देखो पहले एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। एडिबल क्या होता है? जो खाने योग्य हो, जिसको खाया जा सके, तो वो तो होगा नहीं। क्रेडिबल का मतलब होता है, देखो किसी भी शब्द में अगर क्रेड लगा हो ना, तो वो उससे कहीं ना कहीं विश्वास से संबंधित होता है, ठीक है। तो क्रेडिबल वो होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, ठीक, तो ये तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनक्रेडिबल। हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी वर्ड में अगर इन लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे क्रेडिबल का मतलब है जिस पे विश्वास किया जा सके, तो इनक्रेडिबल वो होगा जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। जैसे सिक्योर का उल्टा इनसिक्योर, फॉर्मल का उल्टा इनफॉर्मल, है ना। तो वैसे ही क्रेडिबल का उल्टा इनक्रेडिबल, यानी आपने मार्वल की मूवी देखी होगी इनक्रेडिबल हल्क, याद है ना, तो वैसा ही कुछ, ठीक है। इनक्रेडिबल का मतलब ये होता है जिस पे विश्वास ना किया जा सके आसानी से, अविश्वसनीय। अच्छा, क्रेडुलस क्या होता है? इसमें भी क्रेड लगा हुआ है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं विश्वास से संबंधित होगा। तो क्रेडुलस का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है क्रेडुलस, ठीक है। ग्रेट बिलीव होता है उनको किसी चीज़ पे। लास्ट में ओ यू एस है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ लार्जर सप्लाई देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई। इसके लिए एक वर्ड क्या यूज़ होगा? फ्रेट, ग्लट, ग्राफिटी, या फिर फ्लूवियल।
तो पहले वर्ड्स का मतलब देखते हैं। फ्रेट क्या होता है, जैसे आपने जो मालगाड़ी देखी है ना ट्रेन्स की, तो जो वो माल जो होता है उस पर्टिकुलर शब्द के लिए यूज़ होता है फ्रेट, ठीक है। जो बोझा, जो सामान ढोया जाता है उसके लिए फ्रेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो हम हिंदी में मालगाड़ी जिसको बोलते हैं उसको एक्चुअल में फ्रेट ट्रेन बोला जाता है, ठीक। तो फ्रेट तो होगा नहीं। ग्रेफिटी क्या होता है, ग्रेफिटी सब ने वो गेम खेला होगा ना, सबवे सर्फर्स। तो उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जो भागता है, वो क्या करता है ट्रेन्स पे कुछ पेंट से कुछ आकृतियाँ बनाता है, कुछ लिखता है, कुछ फिगर्स बनाता है। तो वो वॉल्स पे या फिर किसी भी सरफेस पे पेंट से कुछ कलाकृतियाँ करना, उसको ग्राफिटी बोलते हैं, ठीक है। फ्लूवियल क्या होता है, फ्लूवियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू रिवर्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लट, ठीक है। ग्लट का मतलब ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की सप्लाई, इसको हिंदी में बोलते हैं भरमार या फिर अधिकता। और इसी ग्लट से ही शब्द बनता है ग्लटन। ग्लटन किसको बोलते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब बहुत ही खाना खाता, भुक्खड़ एकदम, कि खाना खा लिया है, अब अगर उतनी ज़रूरत भी नहीं, कहीं खाना दिख गया फिर बैठ गया खाने, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने वाला उसको ग्लटन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्डरली पर्सन हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड और अप्रूव्स ऑफ मॉडर्न आइडियाज़। तो एक एल्डर पर्सन, ठीक है, जो कि मॉडर्न आइडियाज़ के खिलाफ रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए एक इंग्लिश में क्या शब्द होता है। तो ऑप्शंस आर फडी डडी, हुलिगन, होल्स्टर या फिर ऑनरेरी। शब्दों का मतलब देख लेते हैं। देखो, हुलिगन क्या होता है, हुलिगन का मतलब होता है गुंडा। जैसे आप देखते हैं ना कि दो चार लोग एक गाड़ी पे बैठ के आए और हंगामा मचा के चले गए, किसी को मार पीट दिया, तो वो हुलिगन्स उनको कहते हैं, गुंडागर्दी, बदमाश। तो वो तो होगा नहीं। होल्स्टर क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे जो पुलिसमैन होते हैं या जो भी आर्मी मैन होते हैं, तो उनके कमर में एक होल्डर लगा हुआ था जिनमें वो पिस्टल रखते हैं, ठीक है, उस होल्डर को बोलते हैं होल्स्टर, ठीक है। पिस्टल रखने वाला जो होल्डर होता है, गन रखने का जो होल्डर होता है, उसको होल्स्टर कहते हैं। ऑनरेरी क्या होता है, ऑनरेरी तो एक सम्मान के तौर पे, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑनरेरी डिग्री दी गई या फिर ऑनरेरी उनकी रैंक बढ़ाई गई, तो वो एक सम्मान में कोई चीज़ अगर की जाती है तो वो ऑनरेरी होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फडी डडी। थोड़ा सा डेरोगेटरी रिमार्क्स होता है, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से यूज़ होता है, तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है जो कि मॉडर्न आइडियाज़ के खिलाफ होते हैं, ठीक है, फडी डडी उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पैसेज पे, ठीक है। पैसेज है और बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है। इस पैसेज के साथ साथ आप ज्योग्राफी की भी कुछ चीज़ें सीख जाओगे। तो पैसेज को पढ़ता है, क्लाउड्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वेदर कंडीशंस विच एग्जिस्ट अराउंड अस, ओके। Warm air rises upwards in the atmosphere carrying with it dust and moisture from evaporated surface water, ठीक है। At higher altitudes the air is cooler and the vapor is in the warm air reaches its dew point where it changes either to small particles of ice or into water। यहाँ तक पढ़ा। फिर thus forming clouds, ठीक है। सिंस क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट हाइट्स एंड टेम्परेचर्स, क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक। देयर आर बेसिकली थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स अप टू अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वी जनरली सी द फर्स्ट टाइप called the stratus cloud. On occasions, it is grey stratus clouds which bear light rain, right? Again, in colder areas, the water in these clouds freezes, thus resulting in snowfall. Slowly rising warm air produces these clouds. Above these and up to about 4.5 kilometers is the cumulus clouds. The fluffy बोलते हैं, ठीक है। The fluffy shapes are a result of quickly rising warm air. Above the cumulus clouds at 1 minute, okay, an altitude of about 14 kilometer float the cirrus types of clouds, ठीक। Cirrus clouds are wispy clouds formed at such a high altitude that they contain only icy crystals. Lying between these three main types of clouds are other types like stratocumulus, altocumulus, cirrocumulus, ultrostratus या फिर cumulonimbus clouds, ठीक है। ये था पैसेज। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करते हैं। So the question is 21 question. What does quickly rising warm air produce? तो quickly rising warm air क्या produce करती है, altostratus clouds या cumulus clouds या फिर altocumulus clouds या फिर stratus clouds। तो अपने पैसेज में अगर हम देखते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, जो क्विकली वार्म एयर जब ऊपर उठती है
तो वो क्या प्रोड्यूस करती है। अगर हम अपने पैसेज में देखें कुछ इधर, वार्म एयर राइजेज अपवर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर कैरिंग विद डस्ट, एक तो ये हो गया। दूसरा इधर, these are basically three main types of clouds up to about 1.5 kilometer ground. We generally see the first type cloud, ये gray stratus clouds which bear light rain in colder areas, and इधर इसके बाद में द फ्लफी शेप्स आर अ रिजल्ट ऑफ क्विकली राइजिंग वार्म एयर। तो ये फ्लफी शेप्स किसके हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स के। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अबव दीज एंड अप टू अबाउट 4.5 किलोमीटर इज द क्यूमुलस क्लाउड्स, द फ्लफी शेप्स आर ए रिजल्ट ऑफ क्विकली राइजिंग वार्म एयर। तो क्विकली राइजिंग वार्म एयर की वजह से कौन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्यूमुलस क्लाउड्स का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू साइरस क्लाउड्स कंटेन। तो साइरस क्लाउड्स में क्या होता है, आइसी क्रिस्टल्स, वाटर, पार्टिकल्स ऑफ आइस या फिर लाइट रेन। तो हम अपने पैसेज में अगर देखें तो साइरस क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साइरस क्लाउड्स आर विस्पी क्लाउड्स फॉर्म्ड एट सच अ हाइट ऑल्टीट्यूड दैट दे कंटेन ओनली आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, तो साइरस क्लाउड्स में क्या हुआ, आइस क्रिस्टल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तीन मेन टाइप्स कौन से हैं क्लाउड्स के, स्ट्रैटस क्यूमुलस साइरस, या फिर साइरस अल्ट्रोस्ट्रैटस साइरोक्यूमुलस, या फिर क्यूमुलस साइरस ऑल्टोक्यूमुलस, या फिर स्ट्रैटोक्यूमुलस स्ट्रैटस, या फिर क्यूमुलोनिम्बस। तो अगर हम इसमें देखें अपने पैराग्राफ में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर बेसिकली थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। कौन कौन से, पहला कौन सा है, स्ट्रैटस, दूसरा कौन सा है, क्यूमुलस, और तीसरा कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे साइरस। तो ये तीन मेन है, स्ट्रैटस, क्यूमुलस और साइरस। तो राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रैटस, क्यूमुलस और साइरस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो डिफरेंट टाइप्स क्यों होते हैं क्लाउड्स के, क्या रीज़न है, बिकॉज वार्म एयर राइजेज अपवर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर, या फिर बिकॉज द एटमॉस्फेयर कैरीज विद इट डस्ट एंड मॉइस्चर फ्रॉम एवेपोरेटेड सरफेस वाटर, या फिर बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट हाइट्स एंड टेम्परेचर्स, एंड बिकॉज दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द वेदर कंडीशन। तो क्या रीज़न है, अगर हम अपने पैराग्राफ में आते हैं तो यहाँ पे आप कुछ स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, सिंस क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट हाइट्स एंड टेम्परेचर्स। चूँकि डिफरेंट हाइट्स और टेम्परेचर पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो राइट आंसर क्या होगा 24th का, ऑप्शन सी, बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट हाइट्स एंड टेम्परेचर्स। राइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, हाउ आर स्ट्रैटस क्लाउड्स प्रोड्यूस्ड। तो जो स्ट्रैटस क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय क्विकली राइजिंग वार्म एयर, या फिर बाय क्विकली राइजिंग कोल्ड एयर, या बाय स्लोली राइजिंग कोल्ड एयर, या फिर बाय स्लोली राइजिंग वार्म एयर। तो स्ट्रैटस क्लाउड्स की बात की जा रही है। पैराग्राफ में आते हैं, कहाँ पे है हमारे स्ट्रैटस क्लाउड्स, तो कुछ इस रीज़न में आपको मिलेगा, देयर आर बेसिकली थ्री मेन टाइप्स। ये तो हो गया। तो फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा था, स्ट्रैटस। कैसे बनता है ये, तो ये बनता है कैसे, स्लोली राइजिंग वार्म एयर प्रोड्यूसेस दीज क्लाउड्स। तो स्ट्रैटस क्लाउड्स की बात की जा रही है, कैसे बनते हैं, स्लोली राइजिंग वार्म एयर। सो राइट आंसर विल बी स्लोली राइजिंग वार्म एयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बाय स्लोली राइजिंग वार्म एयर। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट नंबर 17। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपका जो भी कुछ स्कोर आया होगा आप कमेंट बॉक्स में उसका स्कोर ज़रूर डालिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे और आप और बेहतर तरीके से सीखें। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाय द वे। ठीक है, ये जो दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और बता दूँ ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, सिनोनिम बताना है, लग्जूरियन का क्या सिनोनिम होता है, लग्जरी, लविंग, लवली, रिच या अबेंडेंट। दूसरा क्वेश्चन है कंटेंकरस का क्या सिनोनिम होता है, कैंसरस, फेरोशियस, क्वेरलसम या फिर फिजिपैरस। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, प्लस जो इसके पहले हमने टेस्ट सॉल्व किया उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।